सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाइंग कनाडा। हाँ जी, तो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कनाडा कैसे आ सकते हैं, कौन कौन से वेज हैं आने के, हाउ कैन यू मूव टू कनाडा, और कौन सा बेस्ट है इन सभी में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ जी, तो सबसे जो पहला है वो स्टडी वीज़ा है, स्टडी परमिट है। तो आप कनाडा एज ए स्टूडेंट या इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसमें बस आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। और कौन कौन आ सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, क्या कर सकते हो आप। तो बेसिकली आप 12th के बाद, इंडिया से 12th के बाद यहाँ पे आ सकते हो डिप्लोमा कोर्स के लिए, एडवांस डिप्लोमा कोर्स के लिए या ग्रेजुएशन के लिए। तो मोस्टली स्टूडेंट एडवांस डिप्लोमा या डिप्लोमा के लिए आते हैं 12th के बाद। ग्रेजुएशन में ऐसा होता है कि 3-4 साल का ग्रेजुएशन होता है, और 4 साल का, मिनिमम 3 साल का, मैक्सिमम 4 साल का। अगर बीटेक है तो 4 साल का ही होगा। तो वो ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, 4 साल 3 साल तक वेट करना पड़ता है हमें। उसके बाद क्या रूल्स होंगे यहाँ कंट्री के इमिग्रेशंस को लेकर, तो कोई आइडिया नहीं होता। इसीलिए स्टूडेंट मोस्टली 2 साल का कोर्स लेके ही आते हैं। तो 2 साल का कोर्स करने के बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है यहाँ पे। और तो आप डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा बेसिकली 3 साल का होता है, डिप्लोमा 2 साल का होता है। और जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया होता है वो लोग यहाँ पे पीजी डिप्लोमा के लिए आते हैं, और उसके साथ मास्टर्स के लिए। तो मास्टर्स में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू पीजी या डिप्लोमा कोर्सेज। तो समझ लो डबल पड़ जाता है, क्योंकि जब स्कूल में कोई भी कोर्स हो, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक, 1 साल का वही 16-17,000 तक जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप मास्टर्स के लिए आ सकते हो, पीएचडी के लिए आ सकते हो। तो ये तो हो गया स्टडी परमिट। तो जो सेकंड आता है वर्क परमिट हो गया। तो वर्क परमिट आपको ऐसे, एक मैंने वर्क परमिट पे वीडियो भी बनाया था, तो आप वो देख सकते हैं कैसे आ सकते हैं। लेकिन बेसिकली आप इसमें कोई आपको एजेंट नहीं हेल्प कर सकता, कंसल्टेंट हेल्प नहीं कर सकता वर्क वीज़ा लेने के लिए, वर्क परमिट गेन करने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, आप इंडिया से बैठे किसी भी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो, कैनेडियन कंपनी में। तो यहाँ से वो स्पॉन्सर करेंगे आपको कनाडा आने के लिए। तो इसमें एक चीज़ होता है LMIA। तो ये बेसिकली होता है ना कि कुछ यहाँ सेक्टर हैं जहाँ पे वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। तो ये LMI उसके लिए काम आता है। तो कंपनी, पहले गवर्नमेंट कंपनी को ये LMI प्रोवाइड करती है, ये लेटर होता है। और वो LMI जो एम्प्लॉय है उनको देते हैं ताकि वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो आप इंडिया में कोई भी कंपनी है, MNC कंपनी है जिसका कनाडा में ब्रांच है, तो आप ऐसे भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो। डिपेंड करता है यहाँ पे वो वैकेंसी है कि नहीं, यहाँ पे वो लोग लाना चाहते हैं कि नहीं। और उसके अलावा आप इंडिया से बैठे तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा वो कोई वे नहीं है। और जो सेकंड में है, वर्क परमिट के अलावा जॉब सीकर वीज़ा आने वाला है बहुत ही जल्दी। इसमें क्या है ना कि हाई स्किल टेक वर्कर्स हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, डेटा एनालिस्ट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये सब। इसके अलावा जो IT फील्ड सेक्टर में जितने भी हैं। तो ऐसा है पहले कि जैसे कि मैंने बोला, वर्क परमिट के लिए आपको जॉब चाहिए यहाँ आने के लिए। इंडिया से आप अप्लाई करोगे जॉब, अगर जॉब मिलता है तो ही आ सकते हो। लेकिन जॉब सीकर वीज़ा में ये है कि जितने हाई स्किल्ड टेक वर्कर्स हैं, इन डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं, उनको गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ टाइम के लिए एंट्री का कुछ टाइम के लिए बुलाएगी। मतलब जॉब सीकर वीज़ा ही होगा। तो उस स्पेसिफिक टाइम में आपको जॉब ढूंढना है। पहले क्या होता था कि जॉब इंडिया से ढूंढ के आना होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ये बोलती है कि ये जो वर्कर्स हैं, हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं, इनको अगर ये कैपेबल हैं, यहाँ पे आके जॉब ढूंढ सकते हैं, राइट। तो एक स्पेसिफिक टाइम होगा, उसमें आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा। तो जॉब ढूंढ लिया तो उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम होगा, उसमें आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा। तो जॉब ढूंढ लिया तो उसके बाद यहाँ पे आपका वो जॉब सीकर वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप आगे अपना कुछ साल बाद, एक्सपीरियंस के बाद परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। तो ये आने वाला है बहुत ही जल्द। तो ये हो गया वर्क परमिट, जॉब सीकर वीज़ा। तो यहाँ पे कुछ सेक्टर्स हैं ना जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है वर्कर्स का, चाहे वो स्किल जॉब हो गया या कुछ भी। तो गवर्नमेंट हमेशा नए नए रूल्स लाती रहती है इमिग्रेंट्स को बुलाने के लिए, ऐसे स्किल्ड वर्कर्स को बुलाने के लिए।
तो नेक्स्ट है स्पाउस वीज़ा। तो स्पाउस वीज़ा स्पॉन्सरशिप फैमिली के, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे कि अगर आप यहाँ पर आए हो स्टडी वीज़ा पे हो, तो जैसे आप वर्क परमिट में आप कन्वर्ट होते हो, स्टडी खत्म होने के बाद जब आपका वर्क परमिट आता है तो आप अपने फैमिली को, इमीडिएट फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हो। इसमें आपका स्पाउस हो गया, पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है। तो इन सब को आप स्पॉन्सर कर सकते हो यहाँ आने के लिए। तो ये वर्क परमिट के टाइम होगा, ठीक है। इस तो जो लास्ट वे है यहाँ आने का, सबसे इजी है, कम इन्वेस्टमेंट है, और ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा स्किल्ड हैं, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है बैक होम इंडिया से, किसी भी कंट्री से। तो इसमें ऐसा होता है कि एक्सप्रेस एंट्री है एक, जिससे आप कनाडा से बाहर कहीं से भी आप सीधा कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि CIS पॉइंट होता है, तो पॉइंट्स के हिसाब से कट ऑफ निकलता है। तो वो पॉइंट्स अभी ऐड होते हैं तो कट ऑफ निकलेगा, अगर उस कट ऑफ के ऊपर हो तो आपको कैनेडियन PR मिल जाएगा। तो पॉइंट सिस्टम क्या है कि जैसे आपका एज हो गया, तो बेसिकली 27 to 29 हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं, और आपका एजुकेशन के मास्टर्स हैं तो उसके सबसे हाईएस्ट पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा लैंग्वेज प्रोफेंसी हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच आता है तो उसके ऐड होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस हो गया। तो ये सब मिला के, हाँ, अगर आपका यहाँ पे कनाडा में कोई फैमिली में से है तो वो भी ऐड होता है नंबर्स। तो ये सब नंबर्स मिला के ना एक कट ऑफ निकलता है, और कट ऑफ के आप ऊपर हो तो वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें ये है कि एक तो आपका मास्टर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 3 साल का एक्सपीरियंस। 3 साल के ज़्यादा है तो वो कोई काम नहीं आता। अगर समझो अगर 3 साल के एक्सपीरियंस पे आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का है, 6 साल का है, तो 20 ही मिलेंगे। उससे मतलब वो हाईएस्ट पॉइंट होता है 3 साल तक के लिए। उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता आपके लिए, पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका। तो ये सब हो गया। तो सीधा आप PR लेके आ सकते हो इंडिया से, आपकी फैमिली भी साथ आ सकती है, आपका स्पाउस हो गया, इसमें भी आपके चिल्ड्रंस हो गए, सभी साथ आ सकते हैं। तो सबसे इजी है, और सबसे बोल सकते हैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एक लैंग्वेज प्रोफेंसी का एग्ज़ाम देना होता है, और इसके अलावा तो वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस है सिर्फ वो, क्योंकि जो स्टडी परमिट पे है ना, स्टडी वीज़ा पे जो आते हैं वो अप्रॉक्स 1 साल का तो हमें वहाँ से फ़ीस पे करके आना पड़ता है, और GIC भी, तब 15 से 20 लाख लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, और तो आप सीधा कैनेडियन PR अप्लाई कर सकते हो इंडिया से ही। तो ये कुछ वेज थे जिससे आप इजीली यहाँ पे आ सकते हो। इसके अलावा जो एक्सप्रेस एंट्री है, इसके अलावा ये तो मतलब ओवरऑल कनाडा का PR मिलता है, लेकिन इसके अलावा एक और है PNP है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। इसमें एक स्टेट का, एक प्रोविंस का आपको मिलेगा, जहाँ पे किसी सेक्टर में जहाँ पे वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, तो वो ऐसे वर्कर्स को बुलाते हैं, उनको PNP PR मतलब उस स्पेसिफिक स्टेट का रेजिडेंसी देते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी। तो आपको वहाँ पे मिनिमम 2 साल रहना पड़ता है। उसके बाद आप कनाडा में कहीं भी शिफ्ट हो सकते हो, PR अप्लाई कर सकते हो ओवरऑल कनाडा का। तो ये चीज़ें हैं, आप देखो आपके प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा मैच करता है, कौन सा सूटेबल है, अगर आप आना चाहते हो तो आज का वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट्स हो किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी स्ट्रीम को लेकर, जो भी मैंने वेज बताएं, अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या इंस्टा ID आपको शो हो जाएगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, नेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही लाऊंगा इन्फॉर्मेटिव सा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना।